कालरात्रि एक्सप्रेस नर्क का टिकट। दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर रात के 12:30 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। आर्यन अपनी भारी अटैची घसीटते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ भाग रहा था। उसकी आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और उसे अगले दिन की सुबह तक अपने गांव पहुंचना अनिवार्य था। उसकी दादी की वसीयत का मामला था। तभी अनाउंसमेंट गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक फटी हुई रिकॉर्डिंग जैसी लग रही थी। तारांकन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने वाली ट्रेन कालरात्रि एक्सप्रेस अपने अंतिम सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। आर्यन ने घड़ी देखी। 1:45। वो बिना सोचे प्लेटफॉर्म 9 की ओर दौड़ा। वहां एक भाप वाला पुराना काला इंजन खड़ा था। पूरी ट्रेन पर जंग लगी थी और खिड़कियों के शीशे धुंधले थे। आर्यन कोच S7 में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सड़न भरी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी और पुराने कपड़े बरसों से बंद पड़े हों। बोगी के अंदर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आर्यन अपनी सीट नंबर 32 पर जाकर बैठ गया। उसके सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, जिसने अपना चेहरा एक काली चादर से ढका हुआ था। वो लगातार एक छोटी सी माला फेर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। मैम, क्या ये ट्रेन लखनऊ की तरफ जाएगी? आर्यन ने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके माला फेरने की गति बढ़ गई। आर्यन ने गौर किया कि महिला की उंगलियां बहुत पीली थीं, जैसे उनमें खून का संचार ही ना हो। ट्रेन ने एक जोर का झटका खाया और चलना शुरू किया। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, डिब्बे के अंदर का तापमान गिरने लगा। आर्यन ने अपनी जैकेट कस ली। तभी उसने देखा कि बोगी के फर्श पर पानी जमा हो रहा है। वो पानी नहीं था, वो एक गाढ़ा काला तेल जैसा पदार्थ था, जो टॉयलेट की ओर से धीरे धीरे आर्यन के जूतों की तरफ बढ़ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद कोच का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। एक लंबा दुबला आदमी अंदर आया। उसने काली वर्दी पहनी थी, लेकिन उस पर भारतीय रेल का लोगो नहीं बल्कि एक खोपड़ी का निशान बना था। उसने आर्यन के पास आकर हाथ बढ़ाया। आर्यन ने अपना मोबाइल वाला टिकट दिखाया। TTE की आवाज एक कुएं की गहराई से आती महसूस हुई। यहां कागज नहीं, कर्म चलते हैं। तुम्हारा समय आ गया है। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? मैंने टिकट खरीदा है। TTE ने अपनी टोपी थोड़ी ऊपर की। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। उसने आर्यन के हाथ पर एक मोहर लगा दी। अधूरा सफर। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास बैठी महिला को देखा। उसने अब अपना चेहरा ढका हुआ कपड़ा हटा दिया था। आर्यन की चीख गले में ही फंस गई। उस महिला का चेहरा आधा जला हुआ था और वो आर्यन को देखकर एक ठंडी मुस्कान दे रही थी। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ मशालें जल रही थीं। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था प्रायश्चितपुर। खिड़की से बाहर झांकते ही आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे। वे सब बिल्कुल शांत थे। उनकी गर्दनें एक तरफ झुकी हुई थीं। जैसे ही ट्रेन रुकी, वे सब एक साथ मुड़े और आर्यन की खिड़की की तरफ देखने लगे। यहां से मत उतरना। वही बूढ़ा आदमी अब आर्यन के बगल में बैठा था। ये वो लोग हैं जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। अगर तुम यहां उतरे तो तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगे। आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये ट्रेन कहां जा रही है? बूढ़ा हंसा, एक डरावनी खौफनाक हंसी। मैं इस ट्रेन का पिछला ड्राइवर था। 1920 में मैंने इस ट्रेन को खाई में गिरा दिया था। तब से मैं यहीं हूं, नए मुसाफिरों का स्वागत करने के लिए। ट्रेन ने एक लंबा और तीखा हॉर्न दिया, जो किसी धातु के कटने जैसी चीख जैसा सुनाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म प्रायश्चितपुर पर खड़े हुए गर्दन झुकाए लोग अब धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगे थे। उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनकी हड्डियों में जान न हो। आर्यन का दम घुटने लगा था। उसने अपनी खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। बूढ़ा ड्राइवर, जो आर्यन के बगल में बैठा था, अचानक गायब हो गया। अब उस पूरी बोगी में सिर्फ आर्यन और वो जलते हुए चेहरे वाली महिला बची थी। महिला ने अचानक अपनी माला फेरना बंद कर दिया और आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखूनों के नीचे ताज़ा खून जमा था। तुम्हारी अटैची? वो फुसफुसाई। इसे खोलो आर्यन। इसके अंदर तुम्हारा अतीत कैद है। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी अटैची को देखा, जो उसने दिल्ली से साथ ली थी।
उसे याद आया कि ये अटैची उसे उसके चाचा ने दी थी, ये कहते हुए कि इसमें दादी की वसीयत और कुछ पुराने गहने हैं। लेकिन अब अटैची से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। जैसे ही उसने जिप खोली उसके होश उड़ गए। अंदर कोई वसीयत या गहने नहीं थे। वहां एक पुरानी खून से सनी हुई रेल की पटरी का टुकड़ा और एक अखबार की कतरन थी। उस पर तारीख थी 27 जनवरी 1926। सुर्खी पढ़कर आर्यन का शरीर पत्थर का हो गया। काल रात्रि एक्सप्रेस हादसे में 300 मरे, मुख्य आरोपी गार्ड फरार। अखबार में उस फरार गार्ड की तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, आर्यन चिल्लाया। तभी बोगी की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो गई थी कि बाहर का नजारा धुंधली लकीरों जैसा दिखने लगा। अचानक डिब्बे के गलियारे में वही टीटीई दोबारा प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी थी। तुम भाग रहे थे ना आर्यन? टीटीई ने अपनी खोखली आंखों से उसे घूरते हुए कहा। पिछली बार तुमने इस ट्रेन को मोड़ दिया था ताकि तुम अपना गुनाह छुपा सको। उन 300 रूहों का हिसाब कौन देगा? आर्यन को अचानक सब याद आने लगा। उसे याद आया कि वो इस जन्म का आर्यन नहीं है। वो तो उसी कालरात्रि एक्सप्रेस का गार्ड था जिसने 100 साल पहले रिश्वत के चक्कर में ट्रेन का सिग्नल बदल दिया था। वो हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। ट्रेन के पहियों की आवाज अब चीखों में बदल गई थी। बोगी की खाली सीटें अब भरने लगी थीं। वे सब लोग जो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे अब बोगी के अंदर आर्यन के चारों ओर बैठे थे। उनके शरीर सड़ रहे थे और उनकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। महिला ने अपना चेहरा आर्यन के कान के पास लाया। हमारा सफर कभी खत्म नहीं होता। हम हर 100 साल में तुम्हें ढूंढते हैं और तुम हर बार इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हो। ये वसीयत नहीं, तुम्हारा डेथ वारंट था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के पिछले हिस्से से आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं है, ये उसकी आत्मा की अनंत जेल है। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ एक काला शून्य था। जैसे ही आग की लपटों ने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी खाल जल रही है, लेकिन वो मर नहीं रहा था। दर्द असहनीय था, पर मौत नदारद थी। यही इस ट्रेन की सजा थी, सदा के लिए जलना और सफर करना। तभी अचानक ट्रेन फिर रुकी। सन्नाटा छा गया। आर्यन ने आंखें खोलीं। वो फिर से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर था। रात के 1:15 बज रहे थे। वह पसीने से तरबतर था। क्या ये फिर से शुरू हो गया? उसने डरते हुए अपने हाथ को देखा। वहां टीटीई की वही मोहर लगी थी, अधूरा सफर। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट गूंजी, कालरात्रि एक्सप्रेस रवाना होने के लिए तैयार है। आर्यन ने देखा कि वो फिर से उसी अटैची को पकड़े खड़ा है। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर अपने आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर बढ़ने लगे। उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस सफर से कभी नहीं उतर पाएगा। आर्यन के कदम प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर अपने आप खींचे जा रहे थे। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, रुक जाओ, लेकिन उसका शरीर उसके वश में नहीं था। जैसे ही उसने ट्रेन के ठंडे पायदान पर हाथ रखा, उसे एक बिजली का झटका महसूस हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हट सका। वो फिर से उसी बोगी S7 में था। सब कुछ वैसा ही था, वही पीली रोशनी, वही सड़न भरी गंध। लेकिन इस बार आर्यन हार मानने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो सीट पर बैठा, उसने देखा कि वो काली चादर वाली महिला अभी वहां नहीं थी। उसने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में एक पुरानी पीतल की चाबी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक ट्रेन की दीवारों पर खून से अक्षर उभरने लगे, इंजन तक पहुंचो, आग को बुझाओ। आर्यन समझ गया कि अगर इस अंतहीन चक्र को तोड़ना है तो उसे ट्रेन के सबसे अगले हिस्से यानी इंजन रूम तक जाना होगा। वो अपनी सीट से उठा और गलियारे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कोच S6 का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के डिब्बे अब बदल रहे थे। फर्श अब लोहे का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों का बना था, जो उसके चलने पर चरमराहट की आवाज कर रही थीं। रास्ते में उसे वही टीटीई मिला। कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? तुम्हारा सफर तो पीछे की ओर है, टीटीई ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटते हुए कहा। धातु के फर्श पर कुल्हाड़ी के घिसने की आवाज आर्यन के कानों को चीर रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं अब और नहीं भागूंगा। जो गलती 100 साल पहले हुई थी उसे आज खत्म करूंगा। टीटीई जोर से हंसा और उसकी तरफ झपटा।
आर्यन ने फुर्ती दिखाई और पास पड़े एक भारी अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर से टीटीई के सिर पर वार किया। टीटीई का शरीर धुएं की तरह बिखर गया, लेकिन आर्यन जानता था कि वो फिर वापस आएगा। वो कोच दर कोच भागता रहा। हर कोच में उसे उसके अतीत की झलकियां दिख रही थीं। कैसे उसने रिश्वत ली थी, कैसे उसने उन बेगुनाह लोगों की चीखों को अनसुना कर दिया था। अंत में वो इंजन के दरवाजे तक पहुंच गया। इंजन का दरवाजा दहकते हुए कोयले की तरह लाल था। उसने वही पीतल की चाबी निकाली और ताले में लगा दी। अंदर का नजारा खौफनाक था। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काला साया बैठा था जिसके हाथ लीवर से जकड़े हुए थे। इंजन में कोयले की जगह इंसानी यादें और पाप जल रहे थे, जिनसे वो काली आग निकल रही थी। रुक जाओ, उस साये ने गूंजती हुई आवाज में कहा। अगर तुमने ट्रेन रोकी तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व इसी सफर से जुड़ा है। आर्यन ने देखा कि पास ही एक बड़ा वॉल्व था जिस पर अंत लिखा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वॉल्व को घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे वॉल्व घूम रहा था, ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और बोगी के पीछे से आने वाली रूहों की चीखें शांत होने लगी। मैं मिटने के लिए तैयार हूं, पर इस नर्क को और नहीं चलने दूंगा। आर्यन ने आखिरी बार वॉल्व घुमाया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सफेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। आर्यन को महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रहा है। न कोई ट्रेन थी, न कोई प्लेटफॉर्म। उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, माफी मिल गई है बेटा। अगले ही पल आर्यन की आंखें खुलीं। वो अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके पास उसके चाचा बैठे थे। आर्यन, तुम होश में आ गए। प्लेटफॉर्म पर बिजली का एक तार गिर गया था। तुम बाल बाल बचे। आर्यन ने राहत की सांस ली। क्या वो सब सिर्फ मौत के करीब होने का एक भ्रम था? उसने अपने हाथ की ओर देखा। वहां टीटीई की मोहर नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई, बेड के पास वही पीतल की चाबी पड़ी थी और उस पर लिखा था सफर समाप्त। स्टेशन की दूर से आती ट्रेन की सीटी अभी भी उसे याद दिला रही थी कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, बस उनके मुसाफिर बदल जाते हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है।